Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming teaching examinations. तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 5 अवर एनवायरनमेंट शुरू किया हुआ था, उस सीरीज़ में हम लोगों ने अपना एटमॉस्फेयर का पार्ट कंप्लीट कर लिया, देन हमने लिथोस्फेयर का पार्ट देख लिया था. आज हम देखेंगे हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल वाला पार्ट. हाइड्रोस्फेयर मीन्स जलमंडल. अब हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, ठीक, अर्थ में हमारी 70% से भी ज़्यादा जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी हुई है? पानी से बनी हुई है. और केवल 30% ही वहाँ पे लैंड मास प्रेजेंट है. तो अब ये जो हमारा 70% वाटर है, ये हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? ये किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है अर्थ पे? तो हमें मिलता है ये ओशियंस की फॉर्म में, सी की फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, रिवर, लेक्स, इन सब फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. तो अगर मैं ओशंस को की बात करूं तो ये समुद्र, ग्राउंड वाटर की बात करूं तो भूमिगत जल, ठीक, रिवर्स, नदियाँ, इन सब की फॉर्म में हमें ये जल देखने को मिलता है. अब सबसे ज़्यादा जो वाटर हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है ओशियंस में. अब अगर आप सोचना चाहें कि ओशन और सी में क्या डिफरेंस है, तो ओशन और सी में बच्चों एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि ये बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं और सी की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपैरेटिवली से काफ़ी छोटी होती हैं. तो मेन हमारे पास ओशंस कितने हैं? हमारे पास अर्थ में हमारे पास है मेन 5 ओशंस. अब वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं. तो पहला है हमारे पास पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर. इसको हम हिंदी में महासागर बोलते हैं और सी होता है हमारा समुद्र. अब देखिए प्रशांत महासागर, ध्यान रखना बच्चों, ये सबसे बड़ा महासागर है हमारा पांचों में और सबसे गहरा भी है. तो सबसे बड़ा है ये और सबसे गहरा भी है. ठीक है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट. अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि ना आपसे पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर किसी ही महासागर की शेप के बारे में पूछ लिया जाता है. तो ध्यान रखना जो पैसिफिक ओशन है हमारा, ये त्रिभुजाकार है यानी कि ट्रायंगुलर आकृति में है. ट्रायंगुलर इन शेप यानी कि इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार. ठीक, अगर मैं इसमें डीपेस्ट पॉइंट की बात करूं तो इसका डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच. यानी कि मरियाना गर्त. ये हमारी अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है अभी तक का जो हम लोग ढूंढ पाए हैं. नेक्स्ट इसके बारे में अगर मैं एक और फैक्ट की बात करूं बच्चों पैसिफिक ओशन में, तो पैसिफिक ओशन में हमें मिलती है रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्निवलय. अब ये अग्निवलय क्या है? देखो, इसमें हमें मिलता है, पहले लिख लेते हैं, रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्नि वलय हमें इसमें मिलेगा. अब ये क्या है? रिंग ऑफ फायर है क्या? रिंग ऑफ फायर बच्चों एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी रेंज है, किस चीज़ की? वॉल्केनोज की, जिसमें बहुत सारे जो हमारे वॉल्केनोज हैं यानी कि ज्वालामुखी हैं वो एक रेंज से, एक लाइन से इस तरीके से लगे हुए हैं और उसमें से कभी ना कभी कोई ना कोई वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिलता रहता है. इसीलिए इस जगह को हमने क्या बोला? रिंग ऑफ फायर बोला यानी कि अग्नि वलय बोला. तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पैसिफिक ओशन के बारे में. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ओशन की,
बस इसमें बच्चों हम जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सेकंड चलते हैं हम अटलांटिक ओशन की तरफ, यानी कि अटलांटिक महासागर की तरफ। इसमें से जनरली क्वेश्चन बच्चों आपसे मरियाना ट्रेंच के बारे में पूछ लिया जाता है, दूसरा रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो है क्या और कहाँ पर है, कौन से महासागर में हमें देखने को मिलती है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की, हिंदी में इसको इसी तरीके से लिखा जाता है अटलांटिक महासागर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। इसकी शेप के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एस आकृति का है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो शेप है वो कैसी है आकृति, एस आकृति में है ये, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन ओशन। ये अगर मैं साइज की बात करूं तो थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो ये वी आकृति का है। इसकी जो शेप है वो कैसी है, वो है वी आकृति का शेप है। और ध्यान रखना ये एकमात्र हमारे पास हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, यानी कि जो इंडिया के नाम पर है। बाकी कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जो किसी देश से रिलेटेड हो या किसी देश के नाम से रिलेटेड हो। तो ये हमारा इंडियन ओशन। वहीं दो ओशन और बचते हैं हमारे, तो एक बचता है हमारा आर्कटिक, ठीक है। इनके बारे में बच्चों इतना कुछ है नहीं, कोई खास बात जो आपसे पूछी जाएगी, तो इनके केवल आप नाम ध्यान रखिएगा। और लास्ट है एंटार्क्टिक, हिंदी में इसी तरीके से लिखा जाता है आर्कटिक और एंटार्क्टिक। तो ये थी हमारी वो वाटर बॉडीज बच्चों जो जिसमें सबसे ज़्यादा हमें पानी देखने को मिलता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पैसिफिक ओशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा इस बात से कि जो पैसिफिक ओशन है और हमारे जो अर्थ पे जितना भी लैंड मास है, अगर मैं उस सारे लैंड मास को मिला दूँ, इकट्ठा कर दूँ एक साथ, तो भी हमारा जो पैसिफिक ओशन है उसका जो साइज़ है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसिफिक ओशन अपने आप में कितना बड़ा है। इसलिए पैसिफिक ओशन इन सब में भी सबसे बड़ा है। आ रही है बात समझ में। अब हमें यहाँ पे लगभग, और ये वाले जो हमारा सारे के सारे ओशंस मैंने आपको बताए, सीज आपको बताए, ये आपको कैसे है, सारे के सारे खारे पानी के स्रोत हैं। यानी कि जो हमें यहाँ पे पानी मिलेगा वो कैसा होगा पानी, वो सलाइन वाटर होगा, नमकीन लवणीय होगा। यानी कि इन सारे पानी में हमें कैसा होगा, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे। एक क्वेश्चन और बच्चों यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी सैलिनिटी यानी कि लवणता जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा वो है हमारा अटलांटिक ओशन, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट्स हैं जिस पानी में हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो सारे ही हमारे सलाइन हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली भी अटलांटिक हमारा सबसे ज़्यादा है। तो ये तो बात हुई हमारे महासागर की। अब ऐसे अगर मैं सीज की बात करूँ तो सी हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, येलो सी हमें देखने को मिलता है, साउथ चाइना सी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे हमारे कुछ सी हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स की, लेक्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू रिवर। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी इंडिया की कुछ सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, गंगा, जिसकी की लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी इंडिया की और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इस रिवर की वजह से जो हमारा ये नॉर्दर्न पूरा का पूरा प्लेन्स है सबसे ज़्यादा फर्टाइल हैं, केवल और केवल इस गंगा रिवर की वजह से ही। सेकंड अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ रिवर की तो वो है ब्रह्मपुत्र। और यही दोनों रिवर्स मिलके लास्ट में यानी कि जो अब हमारी ये बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं। ठीक है, सुंदरबन कहाँ, ये हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे, यहाँ मिलते हैं हमें मैंग्रोव ट्रीज। मैंने आपको ट्रीज वाले पार्ट में भी जब मैं पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे, मैंग्रोव ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो बात रही हमारे कुछ इंडिया के बारे में। वहीं अगर मैं बात करूँ कि विश्व की हमारी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, तो ध्यान रखिएगा वो है अमेजन रिवर। और अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं यानी कि जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो है हमारी नाइल। ये दो आप याद रखिएगा। लार्जेस्ट का मतलब क्या है कि इसका एरिया बड़ा होगा, यानी कि जो इसकी पानी कैरी करने की कैपेसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूँ, लंबी की बात करूँ, तो वो हमारी कौन सी रिवर है, नाइल रिवर है। लास्ट हमारे पास बचता है अंडरग्राउंड वाटर। एक और फॉर्म जिससे हमें पानी मिलता है वो है हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल। अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल। अब देखिए ये जो भूमिगत जल होता है ये किस तरीके से आता है, जब बारिश हुई, ठीक है, बारिश होने के बाद क्या होता है कि जब पानी जो होता है हमारी अर्थ पे आया उस टाइम क्या होता है, ये रिस रिस के नीचे अर्थ की लेयर के नीचे पहुंचता जाता है। और हमारी नेचर की एक प्रक्रिया है, तो उससे क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता रहता है इस पानी का, और ये पानी नीचे जा जाके क्या हो जाता है, एकदम प्योर हो जाता है, जिसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हैंडपम्प्स के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर हम जो अपने घरों में समरसेबल होती हैं, बोरिंग वगैरह करके इस पानी को निकाल लिया जाता है और इसको यूज़ करा जाता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि दिन पर दिन इतना पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि ये जो हमारा वाटर लेवल है ये हमारा दिन पे दिन कम होता जा रहा है, या फिर ये पानी जो है अगर है भी तो ये पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो ये वाला पार्ट था हमारा पूरा का पूरा किसका, जलमंडल का। अब देखो बच्चों, हमने 3 चीज़ें पढ़ी, हमने अपने 3 मंडल पढ़े। कौन कौन से, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा, लिथोस्फेयर पढ़ा यानी कि स्थल मंडल, और हमने देखा था सबसे पहले एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब आप सोच के देखो कि ना तो हम इस जलमंडल के बिना रह सकते हैं पृथ्वी पे, ना हम इस स्थल मंडल के बिना, और ना ही इस वायुमंडल के बिना। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आके आपस में इंटरेक्शन करती हैं, अंतःक्रिया करती हैं, वो पार्ट हमारा क्या बनाता है, वो हमारा बनाता है बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल। और यही वो जैव मंडल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो जैव मंडल एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आके इंटरेक्शन करती हैं और हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाती हैं ताकि हम इस पृथ्वी पर रह सकें। अब देखो जैव मंडल में केवल ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास लिविंग चीज़ें ही होंगी, नॉन लिविंग भी होंगी। तो अभी हम देखते हैं, आगे चल के देखेंगे कि बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स और कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारी लाइफ को यहाँ पे अर्थ पे पॉसिबल बनाती हैं और हमारी हेल्प करती हैं। अब देखिए, अब ये जो जैव मंडल है बच्चों, अब जैव मंडल में आपको 2 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या तो वो लिविंग चीज़ें हो सकती हैं या फिर वो नॉन लिविंग चीज़ें हो सकती हैं। अब नॉन लिविंग के बारे में तो हमने एक आइडिया ले लिया, अब हम बात करते हैं लिविंग की यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो अब देखते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो उसके जैविक घटक हैं वो क्या हैं, किस तरीके से हैं, उनके बारे में एक आइडिया लेते हैं। तो हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। यानी कि जैविक घटक। अब देखो ये जो जैविक घटक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हमारे हो सकते हैं प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स और
एक हो सकते हैं हमारे, सॉरी गलत लिख दिया, डिकम्पोजर्स। अब मैं अगर इसको हिंदी में बताऊं तो ये होते हैं हमारे उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं अपघटक। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ये काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अपना खाना खुद से बनाएंगे। कंज्यूमर्स, वो चीज़ें जो टोटली डिपेंडेंट होंगी किस पे, उत्पादकों पे डिपेंडेंट होंगी। और अपघटक क्या काम करेंगे, इन दोनों को ख़त्म करने का। तो अब देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। अब देखो प्रोड्यूसर्स को बच्चों ऐसे समझो कि हमें जानते हैं कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। यानी कि वो कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। किस तरीके से बना रहे हैं, सन की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स है या बाकी सारे एनिमल्स हैं, वो तो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम और चीज़ों पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो हम कौन हुए, हम हुए कंज्यूमर्स। तो हम अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि दूसरों से ले रहे हैं। तो हम कौन है, हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि परपोषी। सॉरी। अब देखो, अब ये भी अपना कुछ वेस्ट छोड़ेंगे, लास्ट में इनके पास भी कुछ बच जाएगा, इनके पास भी कुछ बच जाएगा। इन सबको अपनी हमारी जो पृथ्वी पे से ख़त्म करने का काम है, वो किसका काम है, वो काम है हमारे डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों को सड़ा गला के अपना खाना लेते हैं, और जितना भी वेस्ट है हमारी पृथ्वी पे से, उन सबको कौन करते हैं, क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपघटित कर देना, यानी कि उसको छोटे 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 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना। ये जो हमारी लिविंग चीज़ें हैं, इनको वापस से नॉन लिविंग में कन्वर्ट कर देना और वापस से नेचर में मिला देना। आप लोगों ने जैसे कि एक लाइन सुनी होगी कि हम लोग जितना भी नेचर से लेते हैं उतना हमें नेचर को वापस भी करना है। तो ये जो नेचर को वापस करने वाला काम है, ये कौन करवाता है, ये करवाते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। जैसे कि जितने भी आपके बैक्टीरिया हो गए, वो सब हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज़ों को सड़ाने गलाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, उसमें यही तो फिनोमिना काम कर रहा होता है कि जितनी भी हमारी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, यानी कि जो सड़ने योग्य चीज़ें होती हैं, एक गड्ढे में उसको डाल दिया जाता है और कुछ बैक्टीरियाज को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और वो बैक्टीरियाज क्या करते रहते हैं, उन सब चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, उन सब चीज़ों को सड़ा गला के ख़त्म कर देते हैं। तो ये हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब देखो, ये जो कंज्यूमर्स हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो क्या खाते हैं, केवल और केवल साग सब्जियां खाते हैं। उन्हें हमने क्या बोल दिया था, हर्बीवोरस बोल दिया था। फिर वहीं कुछ होते हैं जो कि क्या खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, कार्निवोरस बोल दिया था। तो ये हमारे कंज्यूमर्स भी बच्चों अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। अलग अलग चीज़ें जब ये खाते हैं तो हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो हम उनको देखते हैं कंज्यूमर्स को कि किस तरीके से हमने इनको डिवाइड करा। तो अब देखिए, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पौधा था यहाँ पे, इसने सन की एनर्जी से क्या करा, सन की एनर्जी से बनाया खाना। अब सबसे पहले इसको किसी छोटे से फ्रॉग ने खा लिया या फिर किसी टिड्डे ने खा लिया, ग्रास हॉपर जिसे हम बोलते हैं, ग्रास हॉपर, इसने इसको खा लिया। फिर अब इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, एक लिजर्ड ने खा लिया, यानी कि छिपकली ने खा लिया। या फिर ये भी हो सकता था कि इस प्लांट को कौन खा जाए, कोई गाय, भैंस। अब हो सकता है कि सॉरी,
इस गाय भैंस को किसने, कोई और बड़ा जानवर खा जाएगा हमारा। तो देखो अब इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से ये जो आपस में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे जानवर हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब ये एक दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, यानी कि फूड के लिए। अब फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से मिलती है हमें एनर्जी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, सन से प्लांट ने एनर्जी ली, प्लांट से किसने एनर्जी ली, टिड्डे ने एनर्जी ली, टिड्डे से किसने ली, लिजर्ड ने ली। अब इस लिजर्ड को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है। इस स्नेक को कौन खा जाएगी, कोई भी हॉक यानी कि बाज वगैरह। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है एनर्जी का ट्रांसफर। तो इसी एनर्जी के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी के ट्रांसफर को हम बोलते हैं फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। और इसी खाद्य श्रृंखला के लिए बच्चों एक हमारे साइंटिस्ट हुए लिंडमैन, ठीक है। उन्होंने एक लॉ दिया, उनके इस लॉ का नाम था 10% लॉ, यानी कि 10% का नियम। 10% का नियम किसने दिया, ये दिया था लिंडमैन ने। अब ये 10% का नियम क्या था, अब इसको देखते हैं। देखो ये 10% का नियम ये कहता है बच्चों कि अगर मान लो इस सन के पास 1000 जूल एनर्जी थी, ठीक है, तो इस प्लांट के पास कितनी ट्रांसफर होगी, इस एनर्जी का, टोटल एनर्जी का 10%, यानी कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, 100 जूल। अब इस प्लांट को जब इस टिड्डे ने खाया तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 10 जूल एनर्जी। वहीं इस लिजार्ड को, इस लिजार्ड ने जब इस टिड्डे को खा गया तो उसके पास कितनी आ जाएगी, 1 जूल। अब जब ये लिजर्ड को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, तो इसके पास कितनी जाएगी, 0.1 जूल। और जब इस स्नेक को हॉक ने खाया तो इसके पास कितनी जाएगी, 0.01 जूल। अब क्या हो रहा है बच्चों, हमारी केवल और केवल एक लेवल से दूसरे लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, केवल और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और ये वाला लॉ हमारा किसने दिया, ये लॉ दिया था हमें लिंडरमैन ने। और ये लिंडरमैन का नियम क्या कहता है कि जब हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो वो केवल कितनी होती है, वो होती है 10%। इसीलिए आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी रामायण महाभारत के रामायण के टाइम की, कि जो कंदमूल खाने वाले जो जानवर थे, जो बंदर थे, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को हरा दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों हरा दिया, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते थे, वो जब ये डायरेक्टली वो किसको खाते थे, प्लांट्स को खाते थे, तो उन्हें कंपैरेटिवली उन राक्षसों से ज़्यादा एनर्जी मिलती थी और इसीलिए उन्होंने उन बड़े बड़े राक्षसों को भी हरा दिया। तो यहाँ पे ये काम करता है हमारा किस तरीके का, क्या करता है, फूड चेन। हमने किसको बोला, जहाँ पे हमारी क्या हो रही है, एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो रही है। और दूसरा क्या हो रहा है कि एक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे पे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इसको हमने क्या बोला, फूड चेन। वहीं अगर अब मैं बात करूँ, देखो अब इस टिड्डे को और कौन खा सकता था, इस टिड्डे को फ्रॉग भी तो खा सकता था। अब इस फ्रॉग को फिर से एक स्नेक खा सकता था, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर मैं बात करूँ, इस प्लांट को और कौन कौन खा सकता था, आप सोच के देखिए। मान लो कि इसे ह्यूमन बीइंग्स ने खा लिया होता, यानी कि मनुष्य ने। अब इस मनुष्य को, इन गाय भैंसों को कौन खा सकता था, एक लॉयन, एक शेर खा सकता था। तो ये सब चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ये सब चीजें हमारी क्या बनाती हैं, फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल, खाद्य जाल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड सारी PDF, सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।